मेरा निवेदन मदान साहब से है। मदान साहब 5 मिनट आपके लिए भी है। हम चाहते हैं कि आप भी, अच्छा, मदान साहब के बारे में परिचय दे दूं कि आप भी रिटायर्ड हैं पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर अंबाला से, और वर्तमान समय में कांग्रेस के किसी प्रकोष्ठ में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसके राष्ट्रीय महासचिव या कुछ इस प्रकार से है। तो मदान साहब का मैं स्वागत करता हूं इस मंच पे। मदान साहब जी प्लीज। धन्यवाद डॉक्टर संजय कुमार जी। सबसे पहले मैं अपने सीनियर डॉक्टर A.K. वर्मा जी का, पूरी CCSP टीम का बहुत आभारी हूं कि आज मुझे आपसे बातचीत करने का मौका मिला। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर जितेंद्र जी ने, जिनको हम कई लगातार 30 सालों से सुनते आ रहे हैं, उनके विचार सुने। विचारों में भिन्नता हो सकती है, जैसा कि डॉक्टर सरोज के वर्मा जी ने कहा है कि ऑब्जेक्टिविटी मस्ट बी मेंटेन्ड और आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट होनी चाहिए, सारी बातें कही। जैसा कि विपक्षी महागठबंधन के ऊपर डॉक्टर A.K. वर्मा जी के लेख पढ़ने को मिले, और आज सारा का सारा जो चर्चा देखने को मिली, किसी भी समाज के विकास और विनाश में नेतृत्व वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती है। नेतृत्व वर्ग या संगठन यदि दूरदर्शी होगा तो समाज का, उस देश का, उस राष्ट्र का विकास होगा। आज सभी राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देती हैं, परंतु जब चुनावों की बात आती है, चुनावों का मौसम आता है, तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, परिवार के नाम पर, जीतने वालों के नाम पर टिकटें दी जाती हैं। व्यक्ति विशेष को कोई महत्व नहीं दिया जाता। जैसा कि यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र नारायण जी ने बहुत ही इंसाइटफुल, इंफॉर्मेटिव बातें की, पूरे देश और प्रदेश की राजनीति के ऊपर चर्चा परिचर्चा की। इसी प्रकार हम देखते हैं कि परिवर्तन की बात आई, कर्नाटक के ऊपर बात आई। मैं व्यक्तिगत रूप में एज एन एकेडमिशियन के तौर पे बात कर रहा हूं। मुझे बहुत नजदीक से लगातार पिछले 12 महीनों में, 22 जून से लेकर आज तक, राजनीति की आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की परिस्थितियां 35 सालों से देख रहा हूं, देखने को मिली, परखने को मिली। जो चीजें की जाती हैं, हमने पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस किया हिमाचल के अंदर, मुझे खुद देखने का मौका मिला कि लोग क्या चाहते हैं। जनता सब जानती है। अभी जैसा कि सरोज वर्मा जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। सहमति और असहमति जरूरी है। डायलॉग एंड डाइसेंट मैटर्स इन ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस। कि उन्होंने कहा कि पार्टी कुछ भी सोचे कि 400 सीटों की बात करे, 200 सीटों की बात करे, विपक्षी गठबंधन कमजोर हो, परंतु आज जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी लोग इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं कि हमें जनता के बीच में कैसे जाना है, और इतना ग्रास रूट एक्टिविज्म हो रहा है, आप सोच नहीं सकता कोई भी हिंदुस्तान के अंदर कितना अंडर करंट चल रहा है। नोबडी कैन एक्सपेक्ट। हमारा पॉलिटिकल साइंटिस्ट का ये उद्देश्य होना चाहिए, जैसा उन्होंने कहा कि हमारे लोग दो मुंह हैं, व्यक्तिगत स्वार्थों को ध्यान में रखते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, डेफामेटरी और डेरोगेटरी वर्ड्स यूज किए जाते हैं। मुझे 1 साल हो गया है, मैंने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ डेरोगेटरी और डेफामेटरी वर्ड्स को प्रोत्साहन नहीं देते। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है, हमें सुननी चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, उस समस्या का समाधान करना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों को, हमारे राजनीतिक वैज्ञानिकों को, प्रोफेसरों को पॉलिटिक्स में जरूर आना चाहिए। मैंने ये देखा है, ये हमें खिलौना समझते हैं राजनीतिक वैज्ञानिकों को। आप देखिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, जैसा कि डॉक्टर जितेंद्र जी ने कहा, मुझे राजनीति में क्यों आना पड़ा। एक मिनट टोकना चाहूंगा, 1 मिनट मदान साहब, 1 मिनट। मैं थोड़ा सा, ये जो महाराष्ट्र में जो घटना घटी है, क्या इससे विपक्षी एकता को झटका लगा है? क्या इसको नहीं माना जाना चाहिए? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए जी। महाराष्ट्र की जो स्थिति है, जैसा कि सरोज वर्मा जी ने कहा था अभी, कि उन्होंने 48 सीटों के ऊपर मेन जोर है। यहां तक कि नीतीश कुमार को तोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है, औरों को भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसका गठबंधन का बहुत दूरगामी परिणाम होंगे, इस बात से हम सहमत हैं। क्योंकि वहां पर 48 सीटें हैं, 48 सीटें किस प्रकार जीती जाएं, बिहार को कैसे जीता जाए। इस समय सरकार, जो इस समय सत्ता प्राप्त सरकार है, बीजेपी, RSS जो भी है, उनका ये प्रयास है कि हम किस प्रकार चुनाव जीत सकते हैं, मिशन 2024 ला सकते हैं। और भी जोड़ तोड़ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन इन द इंडियन सिनेरियो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ महाराष्ट्र, जैसा कि आपने भी बात की। तो कांग्रेस भी तो पहले यही काम किया करती थी। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज का एक ही, मैंने अभी बताया, सभी राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्षता के द्वारा, सभी राजनीतिक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी हूं।
वी आर ट्राइंग टू चेंज वट एवर वी कैन चेंज इन ए वेरी प्रॉपर परस्पेक्टिव। जैसा कि मैं बताता हूं, हिमाचल में हमने पैसा नहीं देने की कोशिश की, कहने लगे पैसा बांटो। नो, हम जनता के बीच में जाएंगे। वी हैव चेंज्ड, वी आर चेंजिंग द सिनेरियो इन ए पर्टिकुलर वे, कि हम जो चेंज कर सकते हैं, ला सकते हैं, उनको जितना कन्विंस कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, हम अपने कन्विंस, कंसर्न, कमिटमेंट, क्रिएटिविटी कर सकते हैं, हम करने का प्रयास करें। जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ, हमने इस बात को गलत कह ठहराते हैं। जो बात गलत है, गलत होनी चाहिए। साइलेंस, स्माइल, स्किप नहीं होना चाहिए। कि हमारे बुद्धिजीवियों को, जैसा कि अभी वर्मा जी ने कहा कि दो मुंह हैं, हम कई मामलों में चुप रह जाते हैं। क्यों चुप रहे? हमारा फर्ज बनता है, हमें बात अपनी कहनी चाहिए। जैसा कि वर्मा जी बार बार लेखों के माध्यम से कहते हैं, आप भी सेमिनार करते हैं, हम आप में पार्टिसिपेट करते हैं। जो पॉलिटिक्स ऑफ महाराष्ट्र है, जिसके ऊपर जितेंद्र जी का विषय था, उस विषय के ऊपर जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा, देश हित में नहीं है। हमारा समाज किधर जा रहा है, राजनीति किधर जा रही है, लोगों के मूल्य किधर जा रहे हैं, इस बारे में हमें चिंतन मनन करना होगा और हमें वैज्ञानिकों को, राजनीतिक वैज्ञानिकों को दिशा देनी होगी, सामाजिक। यही मेरा मंतव्य है। धन्यवाद। थैंक यू मदान साहब। लेकिन देखिए, कुछ सवाल तो उठता ही है, और मैं चाहता हूं कि नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। किसी को अगर कोई सवाल संजय करना। जी, हाँ सर। गणेश गणेश हाँ गणेश, हाँ मैं, ओके हाँ। तो और मदान भाई, बहुत संक्षिप्त तो बहुत बेहतरीन हाँ नहीं, आपका बहुत इंटरव्यू। बढ़िया, बहुत ही शानदार सर। थैंक यू। थैंक यू। तो यह जो चिंता आपने जाहिर की है, और मुझे लगता है कि अभी तक का जो भी व्याख्यान हुआ है, उसमें जो सबसे बड़ी चिंता उभर कर यही एकनाथ शिंदे जब से अलग हुए और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उप वो मुख्यमंत्री। पहला घटनाक्रम वो, हम्म, और दूसरा महाराष्ट्र का घटनाक्रम ये वर्तमान वाला। ठीक है। हम्म, एनसीपी, बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी ऐसी होगी कि अपने चीफ मिनिस्टरशिप वाली पोजीशन को एकनाथ शिंदे को देना, उसके बाद एनसीपी में इस तरीके की स्थिति पैदा करना, नेचुरली बिना उनके एफर्ट के हो नहीं सकता था ये डिवीजन। ये दोनों चीजें उनको इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 48 सीटें कम से कम एक और हमें मैक्सिमम कैसे हासिल करनी है, और इस अगले चुनाव को ध्यान में रखते हुए गठबंधन के रूप में से ही, ना कि अपनी पार्टी के लिए केवल, और साथ में ये है कि महागठबंधन को कैसे में ब्रेक करना है। भाई उनका तो ऑब्जेक्ट एक ही है कि जो ये बन रहा है, इसको किसी से हम इस तरह से ब्रेक कर दें कि जनता की उसमें आस्था खत्म हो जाए, और जिस तरह से 2019 में उन्होंने बीजेपी के पक्ष में या एनडीए के पक्ष में वोट डाले, उसी तरह से वो वोट डाल के जो है 2024 के मिशन को पूरा करें। इस बात को ध्यान में रखकर हमें लगता है कि अगर आप लोग कोई और अच्छी बात मुझे बता सके, नई बात बता सके जो मैं समझ नहीं पा रहा, तो बहुत अच्छा होगा। सीट का बंटवारा जरूर एक प्रॉब्लम होगी जब तीन पार्टीज इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। 48 सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा तो खैर समय बताएगा, और तब तक ये टिक पाएंगे नहीं पाएंगे उस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, क्योंकि कोई भी अपने वर्चस्व को नहीं खत्म करना चाहेगा, चाहे शिंदे का शिवसेना को लेकर हो, चाहे अजीत पवार को हम मान लें कि एनसीपी को लेकर है, ये मानते हुए कि शरद पवार अब हट गए तो हट ही गए। लेकिन ये जो है सीट का बंटवारा 48 का, और इधर जो है महासंघ जो है इनका गठबंधन, ये कैसे, इस पे क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, इस पे अगर आप लोग कोई प्रकाश डालें। मदान भाई से रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि मदान भाई का व्यावहारिक राजनीति में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और हम लोग के पॉलिटिकल साइंस के हम लोग के सहयोगी हैं, और हम लोग का बड़ा लंबा परिचय का इतिहास है साथ काम करने का। क्योंकि ये व्यावहारिक राजनीति से आते हैं, तो मुझे लगता है सबसे फिटेस्ट पर्सन यही है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। हम लोग तो एकेडमिकली इसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे, इसलिए पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ मदान भाई। थैंक यू वेरी मच वर्मा जी। जैसा कि नलिन जी कहा, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, इनका प्रश्न भी जायज है। डॉक्टर जितेंद्र नारायण जी ने भी, डॉक्टर संजय जी ने भी इस पर प्रकाश डाला है, सरोज वर्मा जी ने भी बात की है। तो उस स्थिति में जो आज के परिप्रेक्ष्य में बात चल रही है, मैं एज एन एकेडमिशियन बात कर रहा हूँ, ये बात को पॉलिटिकल ना माना जाए, ऑफिशियल ना माना जाए प्लीज। यदि आप पूरे भारत की राजनीति को बड़े नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इसको 4 भागों में बांटिए। दिक्कत क्या हुई हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर,
जो रणनीति हिमाचल के और राजस्थान के बाद बनी, तो सॉरी आपके कर्नाटक के बाद बनी, 30 अप्रैल को सिक्रेसी लीकेज हो गई। 30 अप्रैल को सिक्रेसी भी लीकेज कौन करेगा? जो महान व्यक्ति होगा या थिंक टैंक। उसके बाद उस सिक्रेसी के माध्यम से आपने टीवी पे सुना होगा, रेडियो पे सुना होगा कि कांग्रेस पार्टी एमर्ज हो रही है। और मैं अंदरूनी बात कर रहा हूं जो आप सुनना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस के पास गए, कांग्रेस के 2 धड़े हो गए, एक समर्थन में एक विरोध में। जो ये राजनीति चल रही है सारी नेक्सस पे चल रही है इंडियन पॉलिटिक्स में। मनी पावर, मसल पावर, माफिया पावर। और कांग्रेस की सबसे बड़ी जो स्ट्रेटजी है, कांग्रेस की जो सबसे बड़ी गलती है, उनका सूचना तंत्र और सुरक्षा तंत्र बहुत कमजोर है। जैसा कि संध्या चतुर्वेदी जी ने कहा था कि कांग्रेस के इतने लोग बीजेपी में चले गए हैं, इससे भी ज्यादा चले गए। कांग्रेस से लगभग 10,000 के लगभग लोग निकले हैं पूरे इंडिया से, 10,300 से ऊपर। जिस दिन G23 निकला पार्टी से या निकाला गया, 7 लोग अभी भी रहते हैं पार्टी में। जिस दिन तक G23 के लोग नहीं निकलते, कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल बहुत मुश्किल है। मैं ओपनली ये बात प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ, एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे। कारण क्या? जैसा कि आप देखते हैं रीजनल और सब रीजनल आइडेंटिटीज काम कर रही हैं। सारे 119 परिवार हैं हिंदुस्तान में लगभग, जो 545 मेंबर पार्लियामेंट के ऊपर डोमिनेशन करते हैं इंडिया में। कांग्रेस की पार्टी को दलितों की पार्टी कहते हैं लोग। 131 मेंबर पार्लियामेंट में से केवल 10 MP हैं दलित, SC और ST। 131 में से टोटल, आप आंकड़े जानते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बैठे हैं हमारे बीच में। और एक MP अब भी हार गया हमारा जलंधर में, ड्यू टू द पार्टी स्ट्रेटजी। उसके बाद आप देखिए मुस्लिम्स की बात करते हैं। मुस्लिम कितने MP आप स्टडी कीजिए कांग्रेस में। मुस्लिमों की पार्टी कहते हैं, क्रिश्चियन की पार्टी कहते हैं, बैकवर्ड्स की पार्टी कहते हैं। प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? जैसा कि आप कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, बीजेपी का मकसद ही क्या है कि जनता के बीच में ना जाकर जनता के जो नेता हैं, जो कुलीन तंत्र है, उनको तोड़ा जाए। और इतना हिंदुस्तान की बारीकी में जाएं, मेरे से सहमत नहीं होंगे लोग। मुझे क्यों गुस्सा होता है? एक आप DSP हैं, एक लेक्चरर है, लेक्चरर को रजिस्ट्रार बना दिया जाता है, डीन बना दिया जाता है आउट ऑफ द वे, और VC को, प्रोफेसरों को उनके पास जाना पड़ता है। दिस इज द सिचुएशन विच इज प्रिवेलिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स। अब जो कांग्रेस पार्टी काम कर रही है ग्रास रूट पे, कांग्रेस पार्टी जो बात काम कर रही है, सारी राजनीतिक दल उसके साथ आना चाहते हैं। सवाल यह, अब कांग्रेस के अंदर भी 3-3, 4-4 लोग प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो चुके हैं अंदर खाते। दिस द प्रॉब्लम विच इज प्रिवेलिंग। इसीलिए बीजेपी के पास सारा सरकारी तंत्र है, सूचना तंत्र है। सूचना तंत्र होने के कारण वो क्या कर रहे हैं, हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ कमियां हैं। ED की बात जैसे डॉक्टर संजय जी ने कही, CBI की बात कही, कोई बात माने या ना माने, सहमत हो या असहमत हो, डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। वास्तविकता ये है, आज के दिन बिहार के और झारखंड के और छत्तीसगढ़ के हमारी कांग्रेस पार्टी के 3-4 लोगों ने कह दिया कि 270 सीटें आएंगी। पार्टी हाईकमान ने ऑर्डर दिया कि तुमने कैसे लिख दिया 270 सीट, बताइए कौन सी आ रही है। आपके महाराष्ट्र के यहाँ लोग बैठे होंगे, आपने दीपक शर्मा जी के लेख सुनते होंगे, यूट्यूब देखते होंगे। उन्होंने कहा कि 23 सीटें आ रही हैं समाजवादी पार्टी और आपके RLD की यूपी के अंदर। क्यों कह दी? कहां से सिक्रेसी लीकेज हुई? सिक्रेसी अंदर की तो लोग बता सकते हैं, जब पूरा का पूरा गठबंधन हो रहा, जैसा कि सीट बंटवारे की बात की, बाहर से नहीं जा रही। कांग्रेस की सबसे बड़ी विपक्षी दलों की, जितने विपक्षी दल है नेता, मैं आपको यहां बता दूं सर नलिन जी, विपक्षी नेताओं का गठबंधन इसलिए कामयाब नहीं हो रहा क्योंकि सूचना तंत्र, सुरक्षा तंत्र लीकेज हो रहा है। जिस दिन लीकेज रुक गई, कांग्रेस पार्टी के 5 नेता भी यदि अपनी सिक्रेसी रख पाए तो कांग्रेस पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में आएगी। आज जमीनी तंत्र ही चल रहा है। मुझे 300 पार्लियामेंट घूमने का मौका मिला है पिछले 4 सालों के अंदर। 300 पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी, आपके यूपी के अंदर 100 पार्लियामेंट्री, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, श्रावस्ती, कुशीनगर, पेट्रोना। इतना ग्रास रूट वर्क शायद 100 साल में किसी पार्टी ने नहीं किया होगा जितना दिल्ली के अंदर उन्होंने। आप देखिए दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर कितने, 3600 लीडर कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। 3600 लीडर्स कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। बीजेपी, आप पार्टी को छोड़कर डाटा इकट्ठा कीजिए। क्यों आ रहे हैं लोग? जमीनी हकीकत को समझते हैं। नए नेता आ रहे हैं, न्यू लीडरशिप लाना चाहते हैं, परंतु
ये जो सूचना तंत्र और सुरक्षा तंत्र है, जो पुराने बैठे हैं मठाधीश, जो कुछ करने नहीं देना चाहते, विपक्षी एकता इसलिए क्या हो रही है, कमजोर हो रही है कि ममता को तोड़ लीजिए, केजरीवाल को तोड़ लीजिए, इसको तोड़ लीजिए, आरएलडी को तोड़ लीजिए, नीतीश कुमार को तोड़ लीजिए। दिस इज द प्रॉब्लम। मेरा यही मंतव्य है कि पावर के अंदर सब व्यक्ति पावर गेन करना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इमीडिएटली चाहता है शाम से पहले हमें सब कुछ मिल जाना चाहिए। पदों की लड़ाई है, आप हरियाणा में देख लीजिए, जितने नेता हैं 70 साल से उनके परिवार राजनीति कर रहे हैं, गुटबाजी है, एकजुटता नहीं है। जिस दिन एकजुट हो जाएगा उसी दिन बीजेपी खत्म। मैं आपको सच्चाई बताऊं। धन्यवाद। यदि कोई भी आपने अदर बात पूछनी हो, आई कैन रिप्लाई। एक रिजर्वेशन हमको मदान भाई से भी और एक कमिटमेंट लेना है, जब आप इस तरह के कमिटमेंट कर रहे हैं। और मदान भाई से हम लोगों को कांग्रेस की जो स्थिति है विगत 70-75 साल में, जो उसमें ट्रांजिशन आए हैं कांग्रेस में आइडियोलॉजी को लेके, क्योंकि आप बहुत ग्रास रूट्स पे काम कर रहे हैं। आपने कहा मैं 300 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी विजिट कर चुका हूं और ये बात मैं जानता हूं। तो मेरे ख्याल से इनसे बेहतरीन कोई एकेडमिक हमको आदमी नहीं मिल सकता है जो कांग्रेस में इस ट्रांजिशन को एक्सप्लेन कर सके और वर्तमान स्थिति को एक्सप्लेन कर सके। क्योंकि हम सब लोग अपने दिल से ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी रिवाइव हो। अगर हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं तो हम सब लोग एक नेशन में चाहते हैं। मैं खुद 2 बार कांग्रेस पार्टी को जाके ट्रेन किया, उनको सिखाया कि यार कैसे आप रिवाइव करते, लेकिन एक भी बात मेरी मानी नहीं। ये मेरा दुर्भाग्य है, पता नहीं उनका। लेकिन क्योंकि मदान भाई ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छे पद पे हैं और एक एकेडमिशियन भी है, तो हम लोग को जब भी वो इस प्रकार के वार्तालाप में आते हैं तो एक एकेडमिशियन के एंगल से बहुत बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो माई हम्बल रिक्वेस्ट मदान भाई, जब भी आपको समय मिलेगा। हाँ, बेहतरीन इंसान है और शानदार फ्रेंड है। बेहतरीन इंसान और शानदार फ्रेंड है। पर इसमें आपका 30 सालों से 35 सालों से आशीर्वाद रहा है, बना रहे सदा। और मैं एक बात आधा मिनट लूंगा, मैं अब भी एकेडमिशियन हूँ, चाहे मैं वहां पे रहता हूँ। सबसे पहले मैं एकेडमिशियन हूँ, एक्टिविस्ट हूँ, बाद में मैं पार्टी का बंदा हूँ। मुझे बनाया गया और नेशनल एडवाइजर बनाया गया, पूरा का पूरा काम दिया गया और मैं कर रहा हूँ पूरे 1 साल से, तन्मयता से, रिजल्ट से ओरिएंटेड से। थैंक यू, धन्यवाद। और आपका धन्यवाद बना रहे। मैं ऑलवेज आई एम एकेडमिशियन फर्स्ट, देन पॉलिटिक्स। नहीं, आभार। इतनी असहमति के बावजूद इस माहौल में मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई भी चैनल इतना साहस कर सकता है अरबों रुपए लगा के कि इतनी असहमति के बावजूद भी इतने आदर साथ, इतने सौहार्दपूर्ण ढंग से कोई प्रोग्राम संचालित कर पाए। संध्या मैम सहित मैं सारे लोगों का आभार ज्ञापित करते हुए, और अगर हमसे कोई धृष्टता हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। लेकिन इतना जरूर लगता है कि ये आप लोगों का स्नेह है कि हम लोग भी कुछ कहने का दुस्साहस कर पाते हैं। एक बार पुनः CSSP की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का आभार ज्ञापित करते हुए, और उन सभी लोगों को भी जो अभी तक अभी जुड़े हैं। हाँ, अभी भी जुड़े हुए हैं। 4 घंटे हो गए हैं डिस्कशन पर। जी बिल्कुल। सत्या मैम है, श्रीकांत जी हैं, राहुल हैं, तो बहुत सारे लोग उसके अलावा जुड़े भी, बहुत सारे लोग जुड़े थे। उस पे यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग, यूट्यूब पे कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो हम सभी का निश्चित रूप से आभार ज्ञापित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे एक इंसाइट मिला होगा, लोगों को एक दिशा मिली होगी और हम जैसे लोगों का भी कुछ भ्रम दूर हुआ होगा कि नहीं, राजनीति की दिशा क्या होने वाली है, क्या है और क्या होगी। बहुत बहुत आभार आप सभी का, आप सभी को सादर प्रणाम। थैंक यू धर्मेंद्र, बहुत वेल समड अप। थैंक यू वेरी मच। अपने सभी साथियों का पुनः एक बार आभार। मदान भाई सर अपने पास बहुत प्रभावशाली व्यक्ति अपने मित्र है, पूरे टीवी वर्ल्ड पे इनका वो है भाई, प्रभाव है, प्रभावशाली भी है और दिल उतना ही विशाल है। मदान भाई के तो हम फैन हैं। वो तो क्या है, ही इज जेम ऑफ ए पर्सन और
हम लोग तो बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। बेचारे हमारे बहुत एक निवेदन आत्मीय पे, भेंट नहीं होती है लेकिन बहुत आत्मीय संबंध रहा है आप सोचिए कि वर्षों से। इतना व्यस्त होने के बाद और पार्टी के इतने महत्वपूर्ण पद पे होने के बाद भी 4 घंटे से लगातार इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं।